So today's session will be on rules and bylaws of ICR. ये हम सब लोग कई बार पढ़ते जरूर हैं। उसमें देखेंगे कि इसके क्या पर्पसेस हैं, क्यों रूल्स एंड बायलॉज बनाए हुए हैं, क्या क्या मेन है। क्योंकि सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज एक बार में एक सेशन में कवर करना मुश्किल है। तो जो मेन एंड इम्पोर्टेंट है और जो हमारे काम की है वो हम फर्स्ट सेशंस में इस सेशन में देख लेंगे। अगर जरूरत पड़े आगे तो दैट कैन बी कंटिन्यूड इन सम अदर डेज ऑन अदर सेशंस। सो नेक्स्ट स्लाइड करिए। यस सर, कर पाएंगे। नो इशू। आप भी कर पाएंगे शायद, देखिए तो। नहीं, मैं तो नहीं। ठीक है, आइए sir, हो गया। वो किसी का- सो हम अभी आप ही ने किया है ना उधर से? हाँ हाँ सर, हाँ हम के। ओके, क्योंकि मैंने भी उसी टाइम क्लिक की थी तो मुझे लगा पता नहीं किसका नहीं ठीक क्लिक है, काम अभी किया। अभी इस बार आप देखेंगे, ये खत्म होने के बाद आप पहले क्लिक करके देखिए। आई डोंट थिंक कि वो हमारे इधर से देखिए, काम अभी करेगा बिकॉज ये अभी है। क्लिक कीजिए, थोड़ा अभी क्लिक कीजिए। नहीं, नहीं आ रहा है वो। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, हम करेंगे। ओके। सो हम ये देख लेते हैं कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड रूल्स एंड बायलॉज फॉर अस फॉर आवर वर्किंग, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो रूल्स एंड बायलॉज फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आर नीडेड फॉर ए डिपार्टमेंट mainly to ensure clarity, consistency, and lawful functioning. We are working at approx 40,000 employees are there in Indian Council of Agriculture Research. So this much big organization must need some standard norms, procedure, and working environment. तो अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, वी मस्ट हैव सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इसीलिए क्या है कि हम बायलॉज की जरूरत पड़ती है, एक क्लैरिटी हो सके। दे आर डिफरेंट थिंग्स। हम सारे रिसर्च से लेके रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंशन सेवरल थिंग्स वी आर लुकिंग आफ्टर। सो एक क्लैरिटी रहे कि किस मामले में हमें क्या करने हैं, कंसिस्टेंसी रहे, लॉफुल फंक्शनिंग। लॉफुल फंक्शनिंग मीन्स कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच इज मीन्स इलीगल। अगर लॉफुल नहीं है देन इट विल लीड टू लीगल एक्शंस, और फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, मैटर लिटिगेट होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए ही हमें क्या एक जरूरत पड़ती है, सेट ऑफ रूल्स की, दैट आर नोन एज बायलॉज। फर्दर मोर क्यों और भी चाहिए, डिफाइन ऑथोरिटी एंड रोल्स। अब अपने आईसीआर में ही देखें तो आईसीआर में देयर आर सेवरल डिजिग्नेटेड ऑफिशियल्स, फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल टू एमटीएस, कॉन्ट्रैक्ट प्लस वाईपी, बहुत सारे हैं जिनको कि हम आईसीआर के रोल में रखते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग। तो सभी ऑथोरिटीज के क्या रोल हो सकते हैं, क्या उनके पावर्स होंगे, इन सारी चीजों को डिफाइंड वे में जहां पे हम रखते हैं। और इसीलिए हमें बायलॉज की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बायलॉज आर प्रोवाइडिंग ऑथोरिटी रोल्स, कौन सा ऑथोरिटी क्या क्या काम कर सकता है, और किसके किसके जैसे अपॉइंटमेंट के क्या नॉर्म्स होंगे, रिक्रूटमेंट के क्या नॉर्म्स होंगे, ये सारी चीजें बायलॉज में दी जाती है। इंश्योर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक्स है। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विथ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज, टेक्निकल एक्टिविटीज, एक्सटेंशन, एकेडमिक, बहुत सारी चीजें वी आर लुकिंग आफ्टर इन काउंसिल्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और भी वाइटल हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल वाइटल होने के साथ साथ आपके बहुत सारे जो पर्सनल बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं। वो अगर हम अलग अलग इंस्टीट्यूटों में अलग अलग तरीके से करेंगे तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब 114 इंस्टीट्यूट्स टोटल आईसीआर में है। अब ये सपोज करिए कि आप बारामती में कुछ और कर रहे हैं, पुणे में कुछ और कर रहे हैं, मुंबई में कुछ और कर रहे हैं। व्हेन इट रीच टू आईसीआर, आईसीआर को क्या लगेगा कि ये हमारा अपना ही इन हाउस इंस्टीट्यूट है, इन हाउस ऑफिसेज है, सब ऑफिसेज है, बट देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन आवर सब ऑफिसेज। So, in a larger aspect, when ICR is working as a means parent office for all of us, there must be an uniformity in dealing all administrative matters like promotions. अब जो promotions के जो norms आपके बारामती में है, the same rule will be applicable to Assam, same rule will be applicable to Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, and everywhere in all ICR institutes. Promotion से लेके recruitment, पर्सनल बेनिफिट्स जो भी है, जो आईसीआर के अंदर डील होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी हो, प्रोबेशन क्लियरेंस हो, एनीथिंग विच वी आर डीलिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली,
तो इस सब में यूनिफॉर्मिटी आए, यूनिफॉर्मिटी के लिए वी आर मेकिंग बायलॉज. Legal and statutory compliance. There are several legal and statutory compliance we are looking after in means institutes. बहुत सारे चीजों में, जब whether it is related to private firms, private parties, whether it is related to our own staff, so उसमें बहुत सारे legal aspects रहते हैं. तो whether it is legally complied or not, whether it is fulfilling statutory compliance or not, for that we need one बायलॉज. उस बायलॉज से ये होता है कि हमने एक सेट ऑफ रूल्स बना में, तो उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके. फॉर दैट ऑल्सो सम सेट ऑफ रूल्स इज रिक्वायर्ड. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे. देयर शुड नॉट बी एनीथिंग अंडर ब्लैंकेट. और जो आप कर रहे हैं दैट शुड बी कंप्लीटली इन पब्लिक डोमेन, ट्रांसपेरेंट रहे. अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सबकी कि कौन कौन किस किस रेस्पॉन्सिबिलिटीज में है, क्या क्या कर रहे हैं, उनके जिम्मेदारियां क्या हैं, एंड दे आर फंक्शनिंग एज पर देयर पावर्स और नॉट. सो दीज थिंग्स आर there for the set of rules bylaws are required. Support as a smooth functioning of research and education. All ICR institutes either may be working for research, either may be working for education extension activity. तो उनके फंक्शनिंग में whether they are working for research or education, तो उनके फंक्शनिंग में पूरा सपोर्ट मिल सके, इसीलिए भी हमें जरूरत पड़ती है. रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स. इफ एनीथिंग अराइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर दो पार्टीज के बीच में हो या दो क्लाइंट्स के बीच में हो, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो उनका रिजोल्यूशन कैसे होना है, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस पर्पस. एंड दैट्स व्हाई दीज आर सम की पॉइंट्स. We can understand that for this purpose we should have our own set of rules, and that is bylaws. So bylaws की क्यों जरूरत पड़ती है आपने समझ लिया. Now we'll go to introduction. So ICR is an autonomous body. We all are knowing that it is an autonomous body working under Department of Agriculture, Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. ये एक सिंपल आईसीआर की, चूंकि बायलॉज आईसीआर की पढ़ रहे हैं इसलिए हमने थोड़ी सी आईसीआर की इंट्रोडक्शन दी है. आईसीआर अपना ऑटोनोमस बॉडी है. समटाइम्स वी आर सेइंग दैट वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, but in constitution or in laws, in documents, it is an autonomous bodies working under there. Next. The council is the apex body for coordinating, guiding and managing research education in agriculture, including horticulture. There are several aspects. हम जो ICR में research करते हैं, not only on agriculture, although we are agriculture research, but it includes fisheries, animal science, horticulture, and all aspects of agriculture. And for that, ICR is our apex body. With 114 institutes, 74 agriculture university. Number may be can deviate someone, but ICR institute is 114. Number हो सकता है एक कहीं somebody is saying 113, but somebody is saying 114. But what I understand as per latest information, it is 114. So 114 इंस्टीट्यूट, 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री है जो कि डेयर के अंदर काम करते हैं. और ये पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है. वी शुड प्राउड ऑन दिस दैट वी आर वर्किंग इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड. और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव जो है वो डीजी है. डायरेक्टर जनरल इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर AM, दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर. तो आईसीआर का आप सिंपल समझ लीजिए कि दे आर द आईसीआर इज ऑटोनोमस बॉडीज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो डीजी है, और प्रेसिडेंट जो है वो आईसीआर के अपना कृषि मंत्री है. नेक्स्ट. जो कृषि मंत्री हैं, सॉरी, जो डीजी होते हैं, डीजी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं. मतलब जो सेक्रेटरी डेयर बोलते हैं उनको. जैसे अपने आईसीआर में ना हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी आईसीआर. तो आईसीआर के जो सेक्रेटरी हैं
वो डेयर में एडिशनल सेक्रेटरी के पोजीशंस पे होते हैं. बट बिकॉज सिंस आईसीआर इज वर्किंग अंडर डेयर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डेयर ही है, आईसीआर इज नॉट ए डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के, वो डीजी होते हैं. तो एज सुन एज ही इज DG of the ICR, he will also hold the position of secretary there. तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक के होते हैं. दे आर ऑल्सो डेलीगेटेड द पावर ऑफ सेक्रेटरी. गवर्निंग बॉडी जो है वो आईसीआर का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है इन आईसीआर में, जो गवर्निंग बॉडी है. So governing body are taking any decisions on anything related to policy matter, or new initiatives are to be started, or some old are to be discontinued. तो इस तरह के जो भी डिसीजंस होते हैं, जहां पुरानी कोई पॉलिसी बंद करनी है, मॉडिफाई करनी है, या नया पॉलिसी स्टार्ट करना है, समथिंग न्यू हैज टू बी स्टार्टेड, एनीथिंग लाइक दैट, दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन द गवर्निंग बॉडी मीटिंग, जो साल में लगभग एटलीस्ट वन और टू हो जाते हैं. तो इन गवर्निंग बॉडी में डिस्कशन होती है. डिस्कशन के बाद आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एम, दे आर बीइंग अप्लाइड इन द ऑल आईसीआर इंस्टीट्यूट्स. नेक्स्ट, हिस्ट्री इसकी देखते हैं, जो आईसीआर की हिस्ट्री है. सो आईसीआर इट वाज ओरिजिनली established इन पूसा, बिहार, इन 1905. जो अभी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन पूसा, बिहार, दैट वाज ओरिजिनली आईसीआर. और उसको पहले इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे. 95 में एस्टेब्लिश हुई थी इन द ब्रिटिश एरा. लेटर ऑन 34 इन डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक में वो पूरी तरह से डिमोलिश हो गया था. एंड डिमोलिश होने के बाद इसको शिफ्ट किया गया था. सॉरी, ये डिमोलिश होने से पहले इट वाज एस्टेब्लिश इन 1629 में. इसको जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको सोसाइटी बना दिया गया था, आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. ब्रिटिश एक कमीशन थी, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. आफ्टर दियर रिकमेंडेशन, दिस इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट, और उसको फिर उसका नाम दे दिया गया. बाद में आईसीआर तो 69 में नाम पड़े थे. विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो आईसीआर सिंपली बेसिकली 1905 में बनी थी. 29 में उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया गया. 34 में ये भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो गई, और तबाह होने के बाद इसको शिफ्ट किया गया दिल्ली. रोल क्या है आईसीआर के? तो आईसीआर हैज प्लेड ए पायनियरिंग रोल इन द assuring green revolution and subsequent developments in agriculture in India through its research and technology development. हम सभी we all must have gone through green revolution. तो there was one era जब after independence on approx 60s में, later 60s में, when our country was facing बहुत हमारे पास अनाज की कमी थी, lot of सिटी वाज देयर. और उस कंडीशंस में जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, दे वर अनेबल टू प्रोवाइड इंटायर कंट्रीज फूड रिक्वायरमेंट. ऐसे कंडीशंस में विद द हेल्प ऑफ मैक्सिको और अदर कुछ कंट्रीज से, जिनमें के नॉर्मन बोरलॉग का नाम भी है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और अपने MS स्वामीनाथन, तो इनके काफी सहयोग से हम क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया. ग्रीन रिवॉल्यूशन केम बेसिकली इन व्हीट क्रॉप. तो व्हीट क्रॉप में जब आई थी, एक इसके मॉडिफाइड वैरायटीज की वजह से, जो हाइब्रिड थी, और उसके आने के बाद क्या हुआ कि हम पूरे कंट्रीज में इतने हार्वेस्ट लाए कि हम अपने कंट्री की पूरी फूड डिमांड फुलफिल करने लगे. और फुलफिल करने के साथ ही वी ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ग्रेन. तो जो आईसीआर का इम्पोर्टेंट रोल है, दैट केम इन द नेम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. और ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही हम बता दिए कि फॉर व्हाट वी आर वर्किंग इन द कंट्री. जो कंट्री की फुल डिमांड थी ग्रैंड स्कार्सिटी की, दैट वाज कंप्लीटली डन अवे. और हमने पूरा उसको वहां पे जो डिमांड थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया. एंड दैट आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द नेम ऑफ सम now revolution are coming in the field of mustard, fisheries, horticultures and many other crops. So ICR का रोल कितना वाइटल है, that you can all understand from this. Next.
रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर क्यों की जाती है किसी सोसाइटी को? बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं इन द नेम ऑफ लेबर यूनियन, या बहुत सारा आपका स्टाफ यूनियन भी रहता है। तो अनलेस एंड अनटिल दे आर अनरजिस्टर्ड अंडर एनीथिंग, दे डोंट हैव लीगल एंटिटी। अगर आप कोई चीज अपने मन से ही कुछ एक काउंसिल बना लिए, कुछ यूनियन बना लिए, एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, तो वो इलीगल ही माना जाएगा। तो जस्ट टू मेक इट लीगल, वी आर रजिस्टरिंग इट अंडर सम एक्ट। तो आईसीआर जो है उसको लीगल एंटिटी का फॉर्म देने के लिए उसको रजिस्टर किया गया था। ए लीगल एंटिटी विच वर्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी लिटरेसी, साइंटिफिक और चैरिटेबल पर्पस। जो आईसीआर है अपनी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द फार्मर्स while extending any research outcomes. We are not preferring on the revenue generation or on the cost of the technology developed. We mostly see how the farmers will get benefited out of this टेक्नोलॉजी। तो जब भी इस तरह के हम कुछ डेवलप करते हैं, बताते हैं, अब मेन कंसर्न में फार्मर्स होता है, और फार्मर्स को हम ये भी देखते हैं कि फार्मर्स की किस तरह से ज्यादा बेनिफिट हो, नॉट विदाउट आवर सीइंग दैट आवर इंस्टीट्यूट्स विल गेट बेनिफिटेड और नॉट। हमारा कितना रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये हमारा प्राइम कंसर्न नहीं रहता है। वी आर फोकसिंग मेनली ऑन द फार्मर्स। सो ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना बेनिफिट देखने के लिए नहीं करते। गवर्नमेंट क्रिएट सोसाइटी एज इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। आईसीआर को भी इसीलिए बनाया गया था, बिकॉज वी हैव टू अचीव सम टारगेट्स, सम ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल grain. Earlier it was only to fulfill grain requirement, but later on it developed in organic grain. Now it is coming that we have to provide grain with means मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स फ्री ऑर्गेनिक, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रेन मिले या बेस्ट न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा चीज हमारे फोकस में अब है। जबकि पहले जो थी वो टारगेट था कि ग्रेन को प्रोवाइड करना है। सो सोसाइटी इट गवर्न बाय इट्स एमओए, रूल्स एंड बायलॉज। जब सोसाइटी आईसीआर होती है, इसको गवर्न करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड बायलॉज होते हैं, जो रूल्स एंड बायलॉज अभी हम लोग देख रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स में यही रहती है कि हमारा पर्पस क्या रहेगा, क्या क्या काम करेंगे, ये सब चीजें रहती है। बहुत ज्यादा एस्पेक्ट नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स है रूल्स एंड बायलॉज में मेंशन रहती है। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी आईसीआर की है, ये आप देख लीजिए। ये इसमें दिया गया है, गिवन इन माय हैंड एट शिमला द 16th डे ऑफ जुलाई 1929। 1929 में ये रजिस्टर्ड हुआ था अपना आईसीआर, उसका दिया गया। पहले इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ही था 1905 में, तो उसी का ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये। नेक्स्ट वन, आईसीआर एज ए सोसाइटी का क्या इसका रोल है? तो आईसीआर ये सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द डिपार्टमेंट, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। फॉर्मरली नोन एज इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो 1905 में ओरिजिनली स्टेब्लिश हुआ था, और 1629 में इसको हम रजिस्टर आईसीआर सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिए थे, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से ही। लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड एज आईसीआर। नेक्स्ट, ये भी उसका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप एक बार देख लीजिए। इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज बीन चेंज टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बाय वर्च्यू ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड ऑन 76 एंड 76। ये आईसीआर तब बन गई थी, कब हुआ है ये? 1960 76 में, पंजाब में। नेक्स्ट, आईसीआर का बायलॉज का आप थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या बायलॉज है, क्या क्या इसमें हमने शुरू में आपको बताया था कि क्यों जरूरत पड़ती है। वहां पे हमने चीज देखी थी कि जो डिफरेंट रोल्स रहते हैं आईसीआर में, पोजीशंस और ऑथोरिटीज के रोल्स क्या क्या है, क्या काम करते हैं, उसके रिलेशन में अब हम देखेंगे कि जो आईसीआर सोसाइटी है, जो 1860 सोसाइटीज एक्ट में हमने इसको रजिस्टर कराया है, उस सोसाइटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं। रूल 4 जो बायलॉज का रूल 4 है उसमें है, मिनिस्टर जो भी रहे वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। मिनिस्टर करने का मतलब आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के जो भी हैं
वो यूनियन कैबिनेट में प्रेजेंट भी करते हैं। तो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, वो कौन होंगे? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये पहले अलग अलग मिनिस्टर नहीं थे, लेटर ऑन जब मंत्रालय बांट दिया गया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को अलग कर दिया गया, तो उसमें एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी क्रिएट कर दी गई। एक वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद द आईसीआर। अभी हमारे दो एमओएस होते हैं, तो एक एएम और दो एमओएस होते हैं। तो एक जो एएम होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग के मिनिस्टर होंगे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और जो आईसीआर को देखने वाले एमओएस है वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। उसके अलावे जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें। वेरियस यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, दे सेलेक्टिव मिनिस्टर्स, दे विल बी द मेंबर्स इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, फार्मर्स, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो, आर अदर एक्स ऑफिशियो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और ये नॉमिनेट किन के द्वारा किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी इनको नॉमिनेट करते हैं। तो दे विल बी द मेंबर सेक्रेटरी। और जो मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे? तो मेंबर सेक्रेटरी होंगे आईसीआर के सेक्रेटरी। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मीन्स whoever will be on the position, whoever will be on the seat, that automatically will be मेंबर सेक्रेटरी। उनके लिए अलग से नॉमिनेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सोसाइटी को एक रजिस्टर उसमें मेंटेन करना पड़ता है कि कौन मेंबर है, उनका एड्रेस रहता है उसमें, फुल नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सारे मेंबर्स के उसमें रहते हैं। कौन अगर किसी मेंबर का जो एड्रेस चेंज हो गया, कुछ हो गया, किसी ऑफिस, सॉरी, किसी मेंबर्स के अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो वो सेक्रेटरी को नोटिफाई करेगा कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, नाउ यू अपडेट दिस एड्रेस एंड ऑल ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी मेड ऑन दिस एड्रेस। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, एनीथिंग चेंज होता है तो मेंबर जो है वो सेक्रेटरी को, मेंबर सेक्रेटरी को इंटीमेट करते हैं। जहां भी अगर कोई मेंबर क्वालिफाई नहीं कर रहा, और however a member does not notify any change of address to the secretary of the society, his address as given in the roll of number shall be deemed to be his correct address। हम लोग ऑफिस में भी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी सारे एम्प्लॉयज के ऑफिस एड्रेस रखते हैं, और फॉर एनी पर्पसेज इफ वी नीड टू कम्युनिकेट ऑन हिज एड्रेस वी आर गोइंग टू द लास्ट नोन एड्रेस एज वेल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अगर मान लो आपके ऑफिस से कोई एम्प्लॉय कुछ मिसकंडक्ट करके चला गया है, वेर एवर हिज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एंड ही इज एब्सकॉन्डेड, वो पता नहीं ऑफिस में कहाँ है, एंड ऑफिस नीड टू विजिट हिज हाउस, आप किस घर पे जाएंगे उसके? तो जो लास्ट अपडेटेड एड्रेस एज पर हिज सर्विस बुक, सर्विस रिकॉर्ड्स, जो भी लास्ट अपडेटेड एड्रेस रहता है हम उस एड्रेस पे वहां पे जा करके उसे देते हैं। इन द सिमिलर वे व्हेन वी आर मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें सारे का फुल नेम, एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है। अगर किसी का जो भी लास्ट एड्रेस है that will be deemed to be his correct address। नेक्स्ट, उसमें सब्स्टिट्यूटेड मेंबर में ये भी देख लीजिए कि अगर कोई मेंबर, जैसे कि सोसाइटी में मेंबर है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करने पे क्या है कि प्रेसिडेंट shall be the liberty to appoint any other as a substitute to take his place in the meeting of the society। कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी की मीटिंग फिक्स हो गई है, बट सर्टेन मेंबर्स आर नॉट इनेबल टू अटेंड द मीटिंग, और वो कोरम पूरा होना मैंडेटरी है। मीन्स सपोज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर का कोरम में होना जरूरी है, एंड ही इज आउट ऑफ द कंट्री और ही इज नॉट अवेलेबल। इन सच कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, जो आईसीआर सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट है, ही कैन नॉमिनेट, ही कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन जो उनका सब्सटीट्यूएंट होगा, बट उसके राइट्स जो रहते हैं वो सिर्फ मीटिंग तक का ही रहता है। सच सब्सटीट्यूट शैल हैव ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट मीटिंग ओनली। जो भी राइट्स है, ऐसा नहीं कि हम वो सब्सटीट्यूट बनाए और वो उनका लाइफ लॉन्ग या टिल द एक्सपायरी ऑफ द सोसाइटी उसका राइट रहेगा, दैट फॉर दैट मीटिंग के लिए रहेगा, बिकॉज द सब्सटीट्यूट हैज बीन अपॉइंटेड फॉर दैट स्पेसिफिक मीटिंग ओनली। ठीक है, नेक्स्ट।
determination of ex officio membership, where a person becomes a member of the society by virtue of his office or appointment. कहने का मतलब जैसे हमने उसमें देखा था ना कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज थे, सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो जो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशंस रहते हैं, उस कंडीशंस में क्या रहता है कि उसका मेंबरशिप shall terminate when he ceases to hold that office or appointment। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी सेक्रेटरी का कोई सेक्रेटरी है स्टेट गवर्नमेंट में, और बीइंग सेक्रेटरी ऑफ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ही इज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, और चूंकि वो जस्ट बिकॉज ही इज ए सेक्रेटरी ऑफ द पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, बीइंग सेक्रेटरी ही इज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, और जब वो सेक्रेटरी ट्रांसफर हो जाता है या सेक्रेटरी पोजीशन सीज कर दिया गया, या तो उसका डिमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो एज सुन एज ही इज ट्रांसफर्ड और he is not a member of the he is not holding that position, he will cease to have the member of society। ओके। सो जैसे ही वो पार्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करना बंद करेंगे, उनकी मेंबरशिप भी सीज हो जाती है। एंड एज सुन एज न्यू मेंबर ज्वाइंस द पोजीशन, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप, ही विल गेन द एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। ओके। सो जो भी पोजीशन बेस्ड मेंबरशिप होती है, वो पोजीशन पे रहते हुए ही आपको मिलेगी। वंस यू आर लिविंग द पोजीशन, योर मेंबरशिप विल बी सीज्ड, और जैसे आप नया पोजीशन ज्वाइन करेंगे, आपका मेंबरशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट, टर्म क्या होता है? सब रूल 7-8 में, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। जिस डेट से नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के डेट से 3 years तक का मेंबरशिप होता है। 3 years में जितनी भी मीटिंग होगी, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए ही इज इंटाइटल, बट डेट ऑफ मीटिंग में अगर वो उनकी नॉमिनेशन एक्सपायर हो गई है, देन ही कैन नॉट ज्वाइन द मीटिंग। सो 3 years का मेंबरशिप होता है। नेक्स्ट, ऑथोरिटीज ऑफ द आईसीआर सोसाइटीज, उसमें रूल्स दिए गए हैं कि मतलब ये सब को जो अथॉरिटी दी गई है, अंडर कुछ रूल, प्रेसिडेंट को रूल 19 में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रूल 4, वाइस प्रेसिडेंट 21, गवर्निंग बॉडी 35, डायरेक्टर जनरल 22, सेक्रेटरी 23। दीज आर द फंक्शंस ऑथोरिटीज अंडर आईसीआर। कौन कौन है? प्रेसिडेंट आपको पता है कौन होते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कैबिनेट में है, जो कैबिनेट के पार्ट है, दे ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? एनिमल हस्बेंड्री, फिश एंड डेयरिंग मिनिस्टर जो भी है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे। एंड वाइस प्रेसिडेंट होंगे 2 MOS, जो MOS आईसीआर को देखते हैं। यहाँ पे 2 MOS है कृषि मंत्रालय में, बट जो MOS आईसीआर को देखेंगे, ही विल बी द वाइस प्रेसिडेंट। गवर्निंग बॉडी, सबसे सुप्रीम बॉडी होती है आईसीआर की। द बॉडी विल डिसाइड, द गवर्निंग बॉडी will take all decisions regarding policy making, policy change, policy modification, anything new has to be introduced or not, और जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं आईसीआर में इंप्लीमेंट करने के लिए, that has to be discussed in the governing body meeting, and the body itself is taking decision on all such matters। तो आप सब समझ लिए कौन कौन क्या करना है। डायरेक्टर जनरल क्या होता है? डायरेक्टर जनरल जो आईसीआर का एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और डेयर में सेक्रेटरी भी होता है। सेक्रेटरी आईसीआर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्निंग बॉडी होंगे, और आईसीआर में, आईसीआर सोसाइटी में ये मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जनरल शैल बी द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, ये आपका बस समझने के लिए। पावर क्या है सोसाइटी की? The society shall have, subject to the restriction of the government of India, may impose and subject to such guidelines as the government of India may issue from time to time in this behalf, full authority to perform all acts and issue such direction as may be considered necessary, incidental, or conducive to the attainment of the objects indicated in the memorandum of association of the society। जो आईसीआर सोसाइटी है, जो 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसमें, तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, कोई भी सोसाइटी बनती है, तो कोई भी सोसाइटी एक पार्टिकुलर
ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है सोसाइटी। जो ऑटोनोमस बॉडीज को हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी बनाते हैं, तो इफ आईसीआर इज सोसाइटी एंड मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, उस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो जो सोसाइटी हमारी आईसीआर है, सोसाइटी का पावर है कि ही विल, तो सोसाइटी विल सी वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम टाइम पे इश्यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जिस पर्पस के लिए हम सोसाइटी बनाया गया है, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू बाय सोसाइटी। आईसीआर की जब स्थापना हुई थी, व्हेन आईसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड एट दैट टाइम, द मेन फोकस वाज टू इनहेंस द एग्रीकल्चर रिसर्च इकोसिस्टम इन द कंट्री। 1905 में हमारे पास कोई रोबस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था। उस टाइम में जस्ट टू फुलफिल द रोबस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, ए इंपेरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाई गई थी। लेटर ऑन इट वाज मेड एज ए सोसाइटी। उसको हमने एक स्पेसिफिक पर्पस दिया, विजन दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे। और जो विजन पर्पस दी गई थी, इट वाज आल्सो मॉडिफाइड लेटर, और हमने उसमें कुछ में ऐड भी किया। तो जो भी पर्पस आपका आईसीआर का दिया गया है, वेदर इट इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, हु विल सी। तो सोसाइटी जो हमारी है, विच इज बीइंग रन बाय द गवर्निंग बॉडी, इसका पर्पस होता है कि ये पूरे उस चीज को देखे कि हम जिस पर्पस के लिए बने थे, वेदर वी आर स्टिकिंग ऑन दैट और नॉट, वेदर वी आर फुलफिलिंग इट और नॉट। सो सोसाइटी का पावर यही है। नेक्स्ट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेसिडेंट का क्या पावर है? तो प्रेसिडेंट का पावर कि कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी एज मे बी वेस्टेड इन हिम बाय द सोसाइटी। सोसाइटी ने जो उनको पावर दिया है, बीइंग प्रेसिडेंट, वो सारा एक्सरसाइज वो करेंगे। और इन एडिशन द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू रिव्यू पीरियडिकली द वर्क एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, जो कि हम गवर्निंग बॉडी मीटिंग में देखते भी हैं कि वो सारे कितने कितने एजेंडाज थे, क्या क्या उस पे फुलफिल हुआ, नहीं हुआ। सो दीज ऑल आर टू बी लुक्ड इनटू बाय द प्रेसिडेंट। जब मीटिंग होती है, उसमें सारा चीज देखा जाता है कि हमने क्या क्या डिसीजंस लिए थे पिछली मीटिंग में, उस पर क्या काम हुआ, नहीं हुआ। फार्मर्स के कोई बर्निंग इशू आ जाते हैं, बर्निंग इशूज आने के बाद प्रेसिडेंट उन सारे चीजों को फिर वहां पे मीटिंग में भी डिस्कस करते हैं कि हाउ, बीइंग आईसीआर, हाउ वी कैन एड्रेस दिस इशू ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं दैट आर रीचिंग टू द मिनिस्टर्स इन मेनी वेज। it whether it may reaching by newspaper, by TV debate, or by communication, direct communication, official communication। तो किसी भी वे में अगर कोई इशू पहुंचती है मेरे प्रेसिडेंट तक, तो प्रेसिडेंट आर टेकिंग utmost केयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स, एंड दे आर reviewing it periodically, then what we have discussed in the earlier meeting, whether any progress is there or not, or any bottlenecks are there। तो जो भी चीज उसमें आएगी, वो सारे चीज प्रेसिडेंट को लुकआउट करना होता है। अपॉइंट कमिटीज और कमीशंस, बहुत सारे कमिटीज कमीशंस बनाए जाते हैं मिनिस्टर के द्वारा, हाई लेवल कमिटीज, जो कि रिपोर्ट, सोसाइटी के रिपोर्ट्स को इंक्वायर करेंगे, एसेस करेंगे, और जो भी जरूरत की सजेशंस है, एडवाइसेस है, वो निकालते हैं। तो ये भी कमेटी बनाना, कमीशन बनाने का काम प्रेसिडेंट का रहता है। डेलीगेटेड पावर भी क्या है? तो प्रेसिडेंट में इन राइटिंग, मतलब जो पावर ऊपर दिया गया है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट अपना ये पावर अपने वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट कर सकते हैं। बट द डेलीगेशन शुड बी इन राइटिंग। ऐसा वर्बली नहीं होता कि चलो आज, कल तक तो हम देखते थे, मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, अगले दिन आप देख लेना। वर्बली नहीं चलता, बिकॉज दिस इज हाई लेवल बॉडी, दिस इज ए हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी, एपेक्स बॉडी ऑफ द सोसाइटी। सो ऐसे कंडीशंस में इफ सच थिंग्स आर रिक्वायर्ड, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा कि आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस मीटिंग, और आई आई मे बी आउट ऑफ द कंट्री, आई मे बी सम बिजी विद सम बर्निंग इश्यूज, अगर ऐसा है, तो वो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को या डायरेक्टर जनरल को, और उसमें द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, और एनी अदर ऑफिसर्स ऑफ द काउंसिल। तो उसमें प्रेसिडेंट अपना कोई भी पावर रिटर्न में इनको कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे कि इन सर्टेन केसेस सम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, पहले डायरेक्टर जनरल थे, बाद में सेक्रेटरी हो गए। इन सम केसेस
earlier the authority was secretary, now they have delegated the power to director, और पहले डायरेक्टर थे फिर उसने डिप्टी सेक्रेटरी को कर दिया। मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं पावर्स में और डेलीगेटेड पावर्स में, वो सब राइटिंग में होते हैं। एंड व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल, सो सच डेलीगेशंस आर बीइंग मेड। कोई भी डेलीगेशन फंक्शनिंग को, वर्किंग को स्मूथ करने के लिए ही किया जाता है। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर है? बिसाइड द पावर हेयर इन आफ्टर एमिटेड इन दिस रूल्स, द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दोज पावर्स व्हिच मे स्पेसिफिकली बी डेलीगेटेड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट उनको राइटिंग में डेलीगेट करेंगे वो पावर वो डेलीगेट करते हैं, और उनका कोई जो पावर जो ऑलरेडी है उनके बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, वो तो सारे करेंगे ही। जस्ट लाइक कि सपोज इन योर इंस्टीट्यूट, मैं आपका इंस्टीट्यूट का एग्जांपल इसलिए भी दे रहा हूँ बिकॉज यू आर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट, यू मे अंडरस्टैंड इजीली। आपके इंस्टीट्यूट में कोई हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ फाइनेंस है, somebody इज देयर, so by virtue of being head of office he has some powers। जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स आईसीआर में है उसमें हेड ऑफ ऑफिस को बहुत सारे पावर डेलीगेटेड है। तो जो भी डेलीगेटेड पावर है वो डेलीगेटेड पावर तो वो एक्सरसाइज करेगा। बट समटाइम्स डायरेक्टर ये भी बोलते हैं कि अरे छोटा छोटा चीज हम क्या करेंगे ये आप देख लो। या हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत सारा पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स है, रिसर्च रिलेटेड मैटर्स है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, डीजी साहब ने बहुत सारे कमिटीज में डाल रखा है, वो सारे भी देखने हैं। तो हाउ स्मॉल स्मॉल थिंग्स हम क्या देखेंगे? सो यू सी, और वो क्या करते हैं कि एक ऑर्डर निकाल के सर्टेन थिंग्स आर डेलीगेटेड टू द हेड ऑफ ऑफिस। तो ऐसे अगर रिटर्न डेलीगेशन कहीं पे भी दिया गया है, डायरेक्टर अगर हेड ऑफ ऑफिस को देते हैं, तो हेड ऑफ ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ ऑल द डेलीगेटेड पावर्स टू हिज पोजीशंस, ऐसा डेलीगेटेड पावर बाय द डायरेक्टर आल्सो ही कैन एक्सरसाइज। इन द सिमिलर वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का भी वही है कि जो उसके बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन जो है तो वो तो करेगा ही, साथ में अगर प्रेसिडेंट अगर कुछ डेलीगेट कर देता है तो वो भी करेगा। नेक्स्ट वन, डायरेक्टर जनरल की क्या पावर होते हैं? तो डायरेक्टर जनरल जो है प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफ द सोसाइटी है। इसका जो पावर है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स एंड फंड्स इन द सोसाइटी। हमारे आईसीआर में जितने भी चीजें आती है, चाहे फंड फ्लो है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर, प्रमोशंस, असेसमेंट, एवरीथिंग, उनका सारा प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू बाय डीजी। प्रिस्क्राइबिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द काउंसिल। सो सभी एम्प्लॉयज की क्या क्या ड्यूटीज हैं, व्हाट सेक्रेटरी विल डू, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, या मतलब एमटीएस से लेके डीजी तक कौन फंक्शनिंग, कौन अथॉरिटी क्या क्या काम करेगा, कौन क्या क्या ड्यूटी होगी, ये सारे को प्रिस्क्राइब करना थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, ये भी डीजी का काम होता है। एक्सरसाइजिंग सुपरविजन एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। आप डीजी है, आपको लग रहा होगा कि ही इज नॉट कैपेबल, सॉरी ही इज नॉट looking after the working of individual employee of the institute, but in some way he is looking after किसी भी इंस्टीट्यूट का वर्किंग, उसके फंड फ्लो, उसके कंप्लेंट्स, ऑडिट पैरा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देयर आर सेवरल सेवरल चेकलिस्ट जिसके बेस पे किसी भी इंस्टीट्यूट का जो वर्किंग है वो किस तरह से कर रही है वो एसेस हो जाती है। तो बाय दैट रिपोर्ट sitting at the ICR headquarter, DG can understand, DG can know, DG can categorize your working कि आपके इंस्टीट्यूट में कैसा काम चल रहा है। साथ साथ ही डिसिप्लिनरी कंट्रोल भी रहता है डीजी का, कि अगर कहीं पे कुछ मिसकंडक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का मामला है, कुछ डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, तो उन सब पे किस तरह से उसको डिस्पोज करना है, दैट हैज आल्सो टू बी लुक्ड इनटू बाय द डीजी। वो भी उन पे कंट्रोल रहता है कि सारे एम्प्लॉयज का कंडक्ट ठीक है नहीं है क्या है, वो सब चीज के लिए। कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग जनरल सुपरविजन ऑल ओवर ऑल रिसर्च एक्टिविटीज। रिसर्च एक्टिविटीज कितने काउंसिल में, आईसीआर में होते रहते हैं, आप सब पता है। वी ऑल आर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट with individual research goals, individual research aspects. If somebody in NIBSM, NIASM Baramati, you must have some special research activities. आपका कुछ अलग होगा।
कोई मुंबई में है, उनका अलग एस्पेक्ट्स हैं, बरेली में है अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो देयर आर सेवरल रिसर्च एस्पेक्ट्स वी ऑल आर लुकिंग आफ्टर इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स। तो हर एक इंडिविजुअल रिसर्च एक्टिविटीज में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या क्या हो रहा है, थ्रू सेवरल अदर कमिटीज डायरेक्टर जनरल बैठ के देख रहे हैं। यू मस्ट हैव आरएसी, यू मस्ट हैव आईएमसी, यू मस्ट हैव क्यूआरटी। तो ये जो सारे बिग बिग कमिटीज हैं, ये सारे बिग बिग कमिटीज आपके रिसर्च एक्टिविटीज को एसेस करते हैं। दे आर सबमिटिंग रिपोर्ट टू द council, they are submitting report to the director general, and by that report director general is assessing that what activities are being run in any specific institutes। तो ये सारे काम डायरेक्टर जनरल का होता है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑन ऑल मैटर्स कंसर्न विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रेफर टू हिम। क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सम स्पेसिफिक कोई स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज ही है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है या कुछ मैटर है, उसमें आईसीआर को रेफर कर दिया है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग समटाइम्स कि जब कोविड के टाइम में लुकास्ट अटैक हुआ था, उसका उस मामले में भी आईसीआर को उस पे सजेशंस के लिए बुलाया गया था और बताया गया उनको बुलाया जाता है और वो एडवाइस देते हैं। ही इज बीइंग टोल्ड टू आल्सो टू एडवाइस। ये सारे रूल सब्जेक्ट टू दिस रूल्स बाय लॉज डायरेक्टर जनरल शैल इंस्पेक्ट ऑफ मैटर्स अंडर हिज चार्ज हैव द सेम पावर एज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज ऑल्सो सेक्रेटरी डेयर। तो डेयर के सेक्रेटरी है, इसलिए सेक्रेटरी के जो भी पावर्स रहते हैं वो उनके पास है। फिर लास्ट में वही है कि डायरेक्टर जनरल अगर चाहे तो अपना पावर को वो डेलीगेट कर सकता है, कंसिडरिंग नेसेसिटी टू एनी ऑफिसर्स ऑफ द काउंसिल। क्योंकि अगर डायरेक्टर जनरल को लग रहा है कि बहुत सारे कुछ माइनर पावर हैं, छोटे पावर्स हैं जिनका बहुत बड़ा लार्जर एस्पेक्ट नहीं पड़ता है, एंड वो ऐसे पावर्स को डेलीगेट करना अगर चाहते हैं तो वो ऑल्सो भी वो डेलीगेट कर सकते हैं। बहुत सारे पावर्स डायरेक्टर जनरल डेलीगेट कर देते हैं इंस्टीट्यूट्स में, डायरेक्टर को या डीडीजी को या सेक्रेटरी को। बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो डेलीगेटेड है। तो कोई भी ऐसा पावर जो डायरेक्टर जनरल को लगता है कि आई शुड डेलीगेट दिस थिंग्स, तो वो डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट वन, मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी एजीएम होती है, जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं उसको, वो सोसाइटी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कब करनी है। मीन्स कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ही विल डिसाइड ऑन व्हाट टाइम, व्हाट प्लेस, कहाँ पे होनी है, दिल्ली में होनी है या दिल्ली से बाहर करनी है। ही विल डिसाइड, और डिसाइड करके क्या है वो कम्युनिकेट वो कर देते हैं किसको, द प्रेसिडेंट में कन्वीन ए स्पेशल जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी व्हेन एवर ही थिंक्स फिट। एक तो जनरल मीटिंग होगी ही, मतलब जो नॉर्मली साल में दो हो जाती है। तो एजीएम के लिए जब मीटिंग होगी, प्रेसिडेंट डेट फाइनल करेगा, प्लेस फाइनल करेगा, और वो मेंबर सेक्रेटरी जो भी है उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। मेंबर सेक्रेटरी मीटिंग की सारी अरेंजमेंट करता है। बीच में अगर कभी जरूरत पड़ी तो स्पेशल जनरल मीटिंग भी होती है जो प्रेसिडेंट कन्वीन करेगा। स्पेशल जनरल मीटिंग करने का मतलब कि अगर कुछ अर्जेंटली आ गई है जिसमें कि हमें गवर्निंग बॉडी का अप्रूवल चाहिए, गवर्निंग बॉडी का कंकरेंस चाहिए, ऐसे कंडीशंस पे हम स्पेशल जनरल मीटिंग भी करते हैं। प्रेसिडेंट शैल कन्वीन a special general meeting of the society on the written requisition of not less than 15 members of the society। वो मेंबर्स का उसमें रिटर्न रिक्वेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट, कोरम क्या होता है? 15 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट इन पर्सन शेल फॉर्म ए कोरम एट एनी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। 15 लोग उसमें चाहिए। आपने देखा था कि कितने मेंबर हैं? तो मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज, और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसियल्स होते हैं। तो ये बहुत सारे ऑफिसियल्स में एटलीस्ट 15 शुड बी देयर, इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो अगर 15 है तो उसको हम कोरम माना जाएगा, और उसमें जो भी डिसीजन होंगे वो लीगली इंटैक्ट होंगे। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट कमिटीज जो इसमें हम देखते हैं, रीजनल कमिटीज है, मैनेजमेंट कमेटी आईएमसी बोलते हैं, आरएसी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूट्स रिसर्च कमेटी।
आईआरसी बोलते हैं इसको, और क्यूआरटी। ये सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं जो कि गवर्निंग बॉडी को सप्लीमेंट करेंगे, और गवर्निंग बॉडी को जो रिसर्च आउटकम्स और उन चीज़ों पे रिपोर्ट सबमिट करती है। रीजनल कमिटीज होती हैं, जो कि इनके रीजनल कमिटीज की मीटिंग भी होती है कई कई क्षेत्रों में, और जो उस रीजन के जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके सारे रिसर्च आउटकम्स को एसेस करती है। मैनेजमेंट कमेटी आईएमसी हर एक इंस्टीट्यूट में होती है। आपके इंस्टीट्यूट में भी आईएमसी होगी, और अगर आपने आईएमसी की मीटिंग अटेंड करी होगी तो यू मस्ट बी नोइंग कि आईएमसी में क्या क्या चीजें डिस्कशन होती है, क्या क्या उसके पावर्स होते हैं, और किस तरह से उसके मीटिंग करनी होती है, कितने दिन में करने होते हैं, क्या कोरम है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। आगे के स्लाइड्स में हम थोड़ा उसका डिटेल भी देखेंगे। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट कमिटीज। नेक्स्ट वन, गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी ऑलरेडी आपको बता दिया कि गवर्निंग बॉडी में डायरेक्टर जनरल चेयरमैन होता है, मेंबर फाइनेंस एएसएफए, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, चेयरमैन, ये सारे जो है बहुत सारे जो है हमारे मेंबर है। अलग से देख लीजिएगा इसको, शेयर आप पीपीटी ऑलरेडी दे दिए हैं, दीज आर द मेंबर्स, उसको आप अलग से देख लीजिएगा। गवर्निंग बॉडी का स्कोप क्या होता है? गवर्निंग बॉडी शैल जनरली परस्यू एंड कैरी आउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी। मैं शुरू में आपको बताया था कि सोसाइटी जब कोई बनती है तो उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं बोलते हैं, कि बेसिक उसके पर्पस होते हैं कि किस पर्पस के लिए आप एक सोसाइटी बना रहे हैं। तो जिस पर्पस के लिए सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी उस पर्पस क्या पे काम कर रहा है नहीं, वेदर दे आर स्टिकिंग ऑन दैट पर्पस और नॉट, हु विल लुक आफ्टर। तो ये गवर्निंग बॉडी देखती है। शुरू में, अब पिछले कुछ स्लाइड के पहले आपने ये भी देखा था कि डायरेक्टर जनरल देखते हैं। तो डायरेक्टर जनरल जो होता है वो इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी। So, society as set forth in the memorandum of its association, memorandum of association जब हम सोसाइटी बनाते हैं उसी टाइम में वो साइन की जाती है, और उसमें पर्पस लिखना होता है। तो जो भी चीजें आपने उसमें पर्पस लिखा हुआ है, वेदर यू आर स्टिकिंग ऑन इट और नॉट, वेदर यू आर ऑन इट और नॉट, वेदर यू आर फुलफिलिंग ऑल सच इश्यूज व्हिच ऑलरेडी मेंशन देयर, तो ये लुक आउट गवर्निंग बॉडी करती है थ्रू इट्स मीटिंग्स। नेक्स्ट, गवर्निंग बॉडी के पावर्स क्या क्या है? पावर shall exercises executive and financial powers of the society to consider the annual and supplementary budget placed before it by the secretary। जो गवर्निंग बॉडी है वो बजट भी इसमें देखती है। इस्टेब्लिश, मेंटेन, अमलगमेट एंड क्लोज इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज, ऑफिस एंड हॉस्टल्स। बीच में कई बार ऐसा चीजें आपने सुनने को मिला होगा कि कई इंस्टीट्यूट, those who are working on similar things, that will be closed। Long back, years back, 3-4 years back, it was rumored कि टोटल इंस्टीट्यूट्स कम करके 40-45 तक रखना है, और इस कंडीशंस में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है बंद हो जाएंगे, बहुत इंस्टीट्यूटों को मर्ज कर दिया जाएगा, कुछ एक इंस्टीट्यूट जो छोटा है वो रीजनल सेंटर बना दिया जाएगा। जस्ट लाइक दैट रिमर्स, रिमर्स नॉट, वी कैन नॉट से दैट रिमर। वो उस टाइम में ऐसा एजेंडा चलाया भी गया था, ऐसा इशू चला था कि व्हाई शुड हैव मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑन द सेम इशू। फिशरीज पे इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी एक क्रॉप पे चार, शुगर कैन पे दो है, जस्ट लाइक दैट सेवरल इंस्टीट्यूट्स आर देयर। तो उसको हम पर्पस देख करके उसमें क्लोज करना है, कुछ लेबोरेटरीज को, कुछ रीजनल स्टेशन को। तो ये डिसीजन किसका होता है? गवर्निंग बॉडी का। इट विल बी डिस्कस इन द गवर्निंग बॉडी कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू दैट सेंटर और नॉट, or whether it is required to open some new center in some specific region, that are the powers of the governing body। in years back, अभी 2 years 23 में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था 2023 को। तो व्हेन इट वाज सेलिब्रेटिंग, उसकी तैयारी 3-4 साल पहले से चल रही थी, एंड एट दैट टाइम इट वाज फेल्ड दैट राजस्थान इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द मिलेट एरिया। तो ये चीज आया था कि जब मिलेट के मेजर कंट्रीब्यूटर राजस्थान है, देन व्हाई शुड नॉट हैव ए रीजनल स्टेशन ऑफ मिलेट इन द राजस्थान। तो बाद में बीकानेर में एक उसके रीजनल सेंटर भी खोले गए। तो कोई भी रीजनल सेंटर को खोलना है, बंद करना है, इंस्टीट्यूट को खोलना है, बंद करना है, मर्ज करना है, ये सारा डिसीजन गवर्निंग बॉडी में लॉन्ग डिस्कशन के बाद ली जाती है। 5 days वीक, ये भी गवर्निंग बॉडी में डिस्कशन के बाद ही हुआ था। अभी 6 days वीक का भी डिस्कशन चल रहा है।
ये भी गवर्निंग बॉडी में डिस्कशन होगी, अगर अप्रूव होती है तो ये भी होगा, नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो सर्टेन थिंग्स, पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स आर आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द गवर्निंग बॉडी एंड आफ्टर ड्यू क्लियरेंस इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। पोस्टें क्रिएट करनी है अभी, जैसे कैडर रिव्यू की बात चल रही है, कैडर रिव्यू होगी तो उसमें पोस्ट क्रिएट करना है, उसमें कुछ पोस्टें क्रिएट करनी है, कुछ को सरेंडर करनी है, क्या करनी है नहीं करनी है, दीज ऑल थिंग्स विल बी इन द फाइनल रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट विल आल्सो बी सबमिटेड टू द जीबी, उसका क्लियरेंस से भी होगा। पोस्ट क्रिएट करनी है, कैटेगराइज करनी है काउंसिल में, ये सारी चीजें गवर्निंग बॉडी में डिस्कशन होती है, उनके पावर में आते हैं, परव्यू में आते हैं। डिटरमाइन द कंटिन्यू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इन द काउंसिल, जो काउंसिल में एम्प्लॉयज की सर्विसेज है, एमटीएस है, टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, साइंटिफिक है, उनका क्या क्या रोल होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगे, सर्विस कंडीशंस क्या होगा, उनके रिम्यूनरेशन और ड्यूटीज, ये सारे डिफाइंड गवर्निंग बॉडी से होते हैं। मतलब अगर कोई असिस्टेंट है उनको लेवल 5 में रखना, 6 में रखना, कुछ चीजें हैं कि सम थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कोर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ अलग है, हमारे यहाँ कोई सा सेम टू सेम नहीं है। तो अगर सेम टू सेम करना है, मीन्स एम्प्लॉयज का हित या सर्विस कंडीशंस को चेंज करना है, तो सच थिंग्स विल आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ गवर्निंग बॉडी। आपने देखा होगा कि स्टेनो का ये पे पैरिटी क्लियर हो गई, असिस्टेंट में अभी काउंसिल में अलग लेवल है, यहाँ पे अलग लेवल है। तो इफ वी थिंक दैट दे शुड बी एट पार विद द काउंसिल स्टाफ, सच डिसीजन टू बी टेकन बाय द गवर्निंग बॉडी। वो गवर्निंग बॉडी में जाती है, लॉन्ग डिस्कशन होता है, देन विथ सम थिंग्स रिक्वायर्ड कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्लियरेंस चाहिए, या उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल प्रति भी देखना है, आफ्टर ड्यू डिस्कशंस ये सब क्लियर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपका गवर्निंग बॉडी के उसमें आएंगे। बोर्ड्स को अपॉइंट करना है, कमिटीज, सब कमिटीज, पैनल्स, ये सारी चीजें गवर्निंग बॉडी बनाएगी। डेलीगेट सच एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड अदर पावर्स टू द डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, और किसी को भी ऐसे पावर डेलीगेट करना है वो सब भी गवर्निंग बॉडी में कर सकती है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी क्या है? गवर्निंग बॉडी की मीटिंग एज ऑफन एज नेसेसरी एंड इन एनी इवेंट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर। वो होता है, बट जितनी जरूरत है उतनी, ईच क्वार्टर में तो पॉसिबल नहीं होती है। द ईयर फॉर द पर्पस बिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में आपको मीटिंग करनी है, उसकी जितनी जरूरत है उतनी। नेक्स्ट वन, कोरम इसका कितना है? गवर्निंग बॉडी के 7 कोरम होते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कमेटी, ये मैनेजमेंट कमेटी आपके काम का हो सकता है, आप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। हर एक इंस्टीट्यूट में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें डायरेक्टर उसका चेयरमैन होता है। तो मैनेजमेंट कमेटी है क्या, क्यों इसकी जरूरत है, क्या पावर्स हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एवरी इंस्टीट्यूट हैज आईएमसी, सबके पास है। इसका चेयरमैन कौन होता है? डायरेक्टर होता है। ठीक है, आपका जो आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का आईएमसी है उसका चेयरमैन डायरेक्टर होता है। और जो मेंबर सेक्रेटरी है, मेंबर सेक्रेटरी आपके यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो भी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ही विल बी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द आईएमसी। जो भी सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज अवेलेबल एट योर इंस्टीट्यूट। सो डायरेक्टर चेयरमैन हो गया, ये एक्स ऑफिशियो है, मतलब जो भी डायरेक्टर आएगा वो चेयरमैन होगा बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेम। सो वो हो गया। साथ में ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन विच द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, और वो नॉमिनेट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करते हैं। आपका पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिस भी स्टेट में है, उस इंस्टीट्यूट के एक रिप्रेजेंटेटिव को वो नॉमिनेट होगा। मोस्ट प्रोबेबली सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कर देते हैं, या जो आपका स्पेसिफिक अगर हॉर्टिकल्चर पे इंस्टीट्यूट है तो सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर को, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट, ये खास इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि आपका इंस्टीट्यूट अगर किसी स्पेसिफिक थिंग्स पे काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड मेंबर्स को इसमें बनाए, नॉमिनेट करें, सो दैट कि व्हेन डिस्कशन जब चलेगी तो एक पॉजिटिव डिस्कशन और फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके। तो ये खासा ध्यान रखा जाता है कि मेंबर शुड बी फ्रॉम द रिलेवेंट फील्ड, सो दैट एटलीस्ट यू कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ द डिस्कशंस। उसके बाद एक आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, देन ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न विद द रिसर्च इन द इंस्टीट्यूट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपका
आप ही के सब्जेक्ट पे अगर किसी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द एरिया, जो भी आपका जिस एरिया में इंस्टीट्यूट है, वो एरिया जिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जुरिसडिक्शन में आएगा, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मली वहां के वाइस चांसलर को कर देते हैं, तो वहां से भी एक रिप्रेजेंटेशन आएगा। टू नॉन ऑफिशियल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर रूरल इंटरेस्ट को भी प्रेसिडेंट करेंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं नॉर्मली इधर में बी फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इधर में भी कोर फार्मिंग बैकग्राउंड। उसमें आपका डीजी के नॉमिनेशंस के लिए आपको भेजना पड़ता है काउंसिल्स में, और काउंसिल में जब भेजेंगे तो टू नॉमिनीज के लिए टू नॉमिनी आपको चाहिए, एटलीस्ट 6 नेम आपको भेजने पड़ते हैं अलॉन्ग विथ दियर ब्रीफ बायोडाटा। और ब्रीफ बायोडाटा के बेस पे डायरेक्टर जनरल डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द फिटेस्ट पर्सन फॉर योर आईएमसी, और उनको फिर नॉमिनेट करके भेजा जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो वो उतने पीरियड के लिए आपके आईएमसी के मेंबर होंगे, एंड व्हेनेवर मीटिंग इज शेड्यूल्ड दे विल बी इनवाइटेड एज ए मेंबर। तो ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज के बाद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या रूरल बैकग्राउंड इंटरेस्ट से जो भी है फार्मिंग इंटरेस्ट में, उनको 2 मेंबरों किया जाता है। उसके अलावा 4 साइंटिस्ट ऑफ द काउंसिल इंस्टीट्यूट, 4 साइंटिस्ट काउंसिल के इंस्टीट्यूट से होंगे। दे में देयर मे बी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट और देयर मे बी फ्रॉम योर सेम इंस्टीट्यूट, वो भी हो सकता है। 4 साइंटिस्ट ऑन द, बिकॉज नॉर्मली हम आईएमसी में रिसर्च आउटकम्स को ही डिस्कशन करेंगे, तो रिसर्च आउटकम पे जब डिस्कशन होना है तो ऑलरेडी देयर शुड बी सम साइंटिफिक स्पेसिफिक जो कि आपको उसमें आउटकम आए, तो 4 साइंटिस्ट रहना है। ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम काउंसिल्स नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल का एक नॉमिनी रहेगा जो मोस्टली कंसर्न एडीजी को कर देते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर जो डेयर में है, आईसीआर एंड डेयर में है, वो खुद नहीं अगर आए तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो नॉमिनेट करेंगे, और वो नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है ही विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एफए इन योर आईएमसी। और वो जो काउंसिल की लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हुई है उसमें बिगर इंस्टीट्यूट को छोड़ के मोस्टली इंस्टीट्यूटों में नियर बाय फाइनेंस ऑफिसर्स को एफए नॉमिनी बना दिया जाता है, और दे आर participating in IMC of the other institutes as per their nominations। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो आईएमसी बेसिकली आप समझ लिए कि डायरेक्टर मेंबर होता है, डायरेक्टर चेयरमैन होता है, और मेंबर सेक्रेटरी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, और ये सारे जो बीच में हैं सारे उसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, पावर्स इसके क्या क्या है? पावर्स हैं कि कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर 5 year प्लान, एनुअल प्लान, पीरियडिकल रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस डेवलपमेंट स्कीम्स, एनुअल बजट का, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप अलग से भी देख लीजिएगा। बट जो कोर पावर है, कोर पावर बहुत ज्यादा नहीं है, पहले ज्यादा थे भी, अब उसको कम कर दिए गए हैं। नॉर्मली अगर आपका जो ईएफसी अप्रूव्ड है, 2-3 चीजें आपको ऐसे भरभली आपको बता देता हूँ, अगर जो आईएमसी के पावर में है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका ईएफसी अप्रूव्ड है उसमें से कुछ इक्विपमेंट्स हम बोलते हैं कि इक्विपमेंट्स का कोई प्रपोजल जो नहीं है और आपको कराना है, तो बाय सरेंडरिंग, एक दो को सरेंडर सेविंग दिखा करके आप आईएमसी के अप्रूवल से उसमें ले सकते हैं। सर्टेन पावर्स जो सिविल वर्क्स एग्जीक्यूट करने का डायरेक्टर को दिया गया है, वो आईएमसी के थ्रू वो पावर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जस्ट लाइक कि अगर आपको डायरेक्टर का 1 करोड़ का पावर दिया गया है, एंड इफ यू आर टेकिंग थ्रू आईएमसी इट विल बी ऑफ 2 करोड़। तो सर्टेन थिंग्स आर स्टिल इन द पावर ऑफ आईएमसी। इसके अलावा जो हम मेडिकल फैसिलिटीज हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो वी आर एंटाइटल नॉट एज पर द सीजीएचएस, वी आर एंटाइटल एज पर सीएसएमए रूल्स। और सीएसएमए रूल्स में जो आप सीजीएचएस इंटाइटल्ड जो भी सीजीएचएस इंपैनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें ही इलाज करा सकते हैं। लेकिन काउंसिल में ये भी चीज दिया गया है कि अगर सीजीएचएस इंपैनल हॉस्पिटल नहीं है, या रहने के बाद भी कुछ और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको आप इंपैनल कराना चाहते हैं, तो आप ऐसे हॉस्पिटल्स को विद द अप्रूवल ऑफ आईएमसी आप इम्पैनल करा सकते हो फॉर टेकिंग मेडिकल फैसिलिटीज फॉर योर स्टाफ एंड देयर डिपेंडेंट्स। इसके अलावा जो टेम्पोररी डॉक्टर्स रहते हैं, पार्ट टाइम डॉक्टर्स को एंगेज करने का अप्रूवल भी आप आईएमसी से ले सकते हैं। और ये 2-3-4 चीजें हैं जो आईएमसी के पावर में बेसिकली आती है, एंड वी आर एवरी इंस्टीट्यूट इज टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट वन। नेक्स्ट,
नोटिस ऑफ द मीटिंग क्या है? नोटिस ऑफ द मीटिंग आपको मेंबर सेक्रेटरी करेगा, रिटर्न में करना पड़ता है। नॉर्मली जब इंस्टीट्यूट्स में मीटिंग होगी तो मेंबर सेक्रेटरी हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विल नोटिफाई, विल सेंड ए मेल, रिक्वेस्ट मेल टू ऑल द मेंबर्स। इसमें डायरेक्टर के डिस्कशन के बाद एक मीटिंग डेट फिक्स होती है। मीन्स हेयर डायरेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द आईएमसी, सो डायरेक्टर विल फिक्स द डेट ऑफ मीटिंग। आफ्टर फिक्सिंग द डेट ऑफ मीटिंग, member secretary who is the administrative head of your institute, he will send email or letter, official letter, written letter to all the members। ओके, मेंबर्स को भेजने के बाद उनको कम्युनिकेट कर देंगे कि इस तारीख को मीटिंग है, एंड आफ्टर कन्वेंस ही विल हैव टू अरेंज ऑल ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, एवरीथिंग आपको अरेंज करके और फिर मीटिंग करानी होती है। तो मीटिंग का नोटिस मेंबर सेक्रेटरी भेजता है। नेक्स्ट वन, कोरम में से कितने हैं? 4 हैं। चेयरमैन होना चाहिए, जरूरी है। चेयरमैन को लेके इसमें 4 इसका कोरम होता है। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग जो हम 4 2-3 टाइम्स इन ए ईयर, बट अगर साल में 2-3 टाइम्स शायद ही कहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसे पावर बहुत ज्यादा नहीं है। तो व्हेन पावर इज नॉट दैट मच, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। 2-3 चीजें जो है फिर इंस्टीट्यूट्स में जरूरत पड़ सकती है कराने की। तो जब ऐसी चीजें जरूरत पड़ती है, देन मीटिंग इज बीइंग कॉल्ड। अगर फिर भी जरूरत नहीं है तो एटलीस्ट साल में एक मीटिंग मैंडेटरी करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ आईसीआर सोसाइटी, ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन चलिए, ऑलरेडी इट इज इलेबोरेटेड। बायलॉज क्या क्या है, वो तो सारे रूल्स थे बायलॉज में। फाइनेंशियल बायलॉज में बहुत सारे हैं। बायलॉज कहने का मतलब कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या क्या क्या करेंगे। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जितने अभी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल नॉर्म्स है, चेक मैकेनिज्म है कि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म जितने भी है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ये सारे से रिलेटेड लॉस बनाने का उसमें फाइनेंशियल में आएंगे। बजटिंग किस तरह से होती है, आर ई है, बीई है, बहुत सारी चीजें हैं दैट आर बीइंग कवर अंडर बजटिंग। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या क्या की जाती है कि जब एक्सपेंडिचर होती है तो प्री ऑडिट है, पोस्ट ऑडिट है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सारे जो कंट्रोल मैकेनिज्म है। कंट्रोल मैकेनिज्म कहने का मतलब कि जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज और रूल्स एंड नॉर्म्स आर देयर अंडर व्हिच यू हैव टू मेक एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज बीइंग कंप्लाइड और नॉट, विल सी। तो उसके लिए ऑडिट होती है, ऑडिट देखने का काम वो चीज रहता है। तो ऑडिट प्रॉपरली एक्सपेंडिचर हो रही है नहीं हो रही, दैट इज परव्यू कम्स अंडर द ऑडिटिंग। पर्सनल, पर्सनल कहने का मतलब हुआ कि जो भी स्टाफ है आपके, दीज ऑल आर कम्स अंडर पर्सनल हेड, और पर्सनल में भी रूल बनाने का उसमें है। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, ये जो जितने भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, आपको स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर आईसीआर सिस्टम, जो भी रूल्स की जरूरत पड़ती है, दैट रूल्स आर बीइंग फ्रेम्ड, बीइंग मेड, एंड दैट विल बी नोन एज बायलॉज। सर्विस कंडीशंस, आपके एम्प्लॉयज के सर्विस कंडीशंस क्या होंगे, पे पैकेज क्या होगा, उसका पे स्केल है, अदर थिंग्स, मेडिकल कंडीशंस और अदर रिक्वायर्ड थिंग्स जिसपे कि हम सारे अप्लाई करेंगे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, वो सारे सर्विस कंडीशंस भी बनाना बायलॉज के अंदर आता है। स्कॉलरशिप, फेलोशिप, स्पेशल प्रोग्राम्स, अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन, दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर बायलॉज। की मतलब इस सब चीजों पे हम नियम कानून बनाते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आईसीआर सिस्टम। नेक्स्ट वन, so I think next one is completed। so ultimately bylaws और rules में, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ आईसीआर सिस्टम में आप बेसिकली देख लिए कि इसमें क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, क्यों जरूरत है, और कितनी इसके इम्पोर्टेंस है सिस्टम को रन करने के लिए। सो बहुत अभी और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर जैसे हमने लास्ट में स्लाइड्स में भी देखा था कि फाइनेंशियल है, ऑडिटिंग है, या बहुत सारी चीजें हैं कि जिसपे हम स्पेसिफिक अलग अलग रूल भी बना सकते हैं, और जो बनती है वो सब किस तरह से फॉर्मुलेट होती है, गवर्निंग बॉडी से पास होना है, मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें करने के बाद वो फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाती है।